Good morning, friends. Welcome to 35th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding determinants. I have told that determinant is a number associated with a square matrix. Then we have discussed different theorems or properties of the determinants. We have discussed properties of the determinants are the established rules and regulations of the determinant, which has already been proved by different researchers of mathematics. So these properties can also be used as formulas while solving different problems on determinants. So today we will discuss different problems which are to be solved by using the properties which we have already discussed in our previous classes. So today's class will focus upon solving certain problems based on properties of the determinant. Before discussing details about the problems, let me first share my screen with you. Then we will discuss the problem relating to determinants based on properties of the determinant. 1 minute, please. Okay, friends. So today we'll discuss regarding problems based on properties of the determinant. First, we will solve question number 1. Write down. Question number 1. Okay. Please write down the question. Question पूछता है, evaluate the following determinant. Evaluate the following determinant by using property. प्रॉपर्टी यूज करके आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट को का वैल्यू निकालना है. क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कौन सा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, लिखो डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट्स गिवन इज 8 to 1. नेक्स्ट 12 3 minus 5. 12 3 minus 5. नेक्स्ट 16 4 2. दिस इज द डिटर्मिनेंट गिवन एंड इसका वैल्यू हमको निकालना है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज. ओके, अभी इसका सॉल्यूशन करते हैं. बेटा सॉल्यूशन शुरू करते हैं. फर्स्ट सॉल्यूशन, पहले क्या करेंगे, लेट ए डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट. क्या है डिटर्मिनेंट, 8 to 1, 12 3 minus 5. Next one 16 4 2. This is the determinant and we have represented it as A. Okay, इसको A बोले. अभी क्या करेंगे, अभी देखिए ये डिटर्मिनेंट से कोई भी रो या कोई भी कॉलम से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, देखकर बोलिए. अच्छा, R1 से तो नहीं, R2 से नहीं, R3 से जा सकता है, 2 जा सकता है. लेकिन देखते हैं और C में देखते हैं कॉलम 1 क्या होगा. कॉलम 1 से सर कॉमन जा सकता है 8 12 16. 8 12 16 है तो इसमें से 4 कॉमन जा सकता है. ओके, तो C1 से हमको समझ में आता है 4 कॉमन जा सकता है. तो लिखेंगे टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम कौन सा C1 वी गेट. C1 से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो A का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ द A विल बी, डिटर्मिनेंट A विल बी 4 कॉमन चला गया. मैं बताया था डिटर्मिनेंट्स में कॉमन आइदर किसी रो से जा सकता है या नहीं तो किसी कॉलम से जा सकता है. कोई भी एक कॉलम से कॉमन जा सकता है या कोई भी एक रो से कॉमन जा सकता है, हम बात कर चुके हैं. तो अभी यहाँ पर कहाँ से लिए कॉमन, C1 से लिए. अच्छा, C1 से 4 लिए तो C1 क्या बन गया, 8 था 4 गया तो 2, 12 था बाई 4 हो गया 3, 4 कॉमन चला गया. 16 था 4 कॉमन चला गया तो 4, क्योंकि 4 into 2
8, 4 into 3 12, 4 into 4 16। बाकी जो बचा हुआ है वो डिटर्मिनेंट्स को लिख लेते हैं। बाकी क्या बचा हुआ है 2 3 4, नेक्स्ट 1 -5 2। अभी ये जो बचा हुआ है डिटर्मिनेंट ये है। बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा हुआ है उसका अभी देखिए कौन सा दोनों कॉलम, C1 का वैल्यू क्या है, C1 है 2 3 4 और C2 का वैल्यू क्या है 2 3 4। मैं बताया था अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसका कोई भी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। तो लिखेंगे नेक्स्ट, यहां पर लिखेंगे आज the C1 is equal to C2, then the value of determinant will be 0। C1 C2 के बराबर हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। सो दी A will be, एक मतलब डिटर्मिनेंट A क्या हो जाएगा, A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 तो कॉमन गया है, 4 इंटू ये जो डिटर्मिनेंट है ये वाला इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 0। 4 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू आ गया 0। दिस इज द आंसर। बेटा ये डिटर्मिनेंट को क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दिया था 8 2 1 12 3 -5 16 4 2। इसका वैल्यू हमको निकालना था। एक्सपेंशन करते तो होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या यूज करके वैल्यू निकालो, प्रॉपर्टी यूज करके वैल्यू निकालो। मैं प्रॉपर्टी यूज किया और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू और एट लास्ट कितना आया 0 आया। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर। ओके, नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट SHOW, सो दैट क्वेश्चन 2, सो दैट एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 ओमेगा, ये W नहीं है, ये है ओमेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेकेंड है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहां पर है सेकेंड रो में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इजिकल टू 0। इसका वैल्यू दिखाना है कितना 0। हमको पहले जानना पड़ेगा, सॉल्यूशन से पहले हमको दो चीज जानना पड़ेगा। व्हाट इज ओमेगा, सॉल्यूशन पहले करते हैं इसका। ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा, लिखो ओमेगा इजिकल टू 1 का रूट क्यूब। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ओमेगा क्यू इजिकल टू 1। ये 1 1 नहीं, ये यूनिट है, एक यूनिटरी चीज का रूट क्यूब। तो ओमेगा क्यू है 1 और ओमेगा का और एक फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0। ये दोनों फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा का मतलब क्या है, तो लिखेंगे ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ ए यूनिट। तो इसको मैं मिटा देता हूं तुमको याद रखवाने के लिए, मैं इसे 1 का रूट बोला था। तो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज दी
लिखेंगे ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट। तुमको अगर समझ में नहीं आता है, तुमको सिर्फ याद रखना है ओमेगा क्यू है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओमेगा को कैसे लिखते हैं? डब्लू जैसा, डब्लू नहीं रे, डब्लू जैसा लिखते हैं, समझ में आ गया? डब्लू नहीं लिखते, डब्लू जैसा ऐसे डब्लू करके थोड़ा ऊपर ले जाओ ओमेगा। तो हमको दो चीज पता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। हमको दिखाना है एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है 0 करके प्रॉपर्टी यूज करके हमको दिखाना है। तो लिखेंगे लेट सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट लिखा हुआ है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, नेक्स्ट लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, दिस इज द डिटर्मिनेंट गिवन। अभी देखो हमको अगर कोई भी रो में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाए, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमको क्या करने से एक कॉलम में या एक रो में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा? क्या करने से? बेटा देखो यहाँ पर 3 कॉलम है, कौन कौन सा कॉलम है? C1, C2, C3। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड केस में हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड में हो जाएगा वो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब मैं अगर इस डिटर्मिनेंट को चेंज कर दूं, क्या लिखूं? तो लिखेंगे C1 को चेंज करूंगा इन दिस डिटर्मिनेंट if we change C1, C1 को चेंज कर दिया, किसके चेंज कर दिया? C1 को चेंज करके क्या बना दिया? C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 को चेंज करके C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। तो व्हाट विल बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिखो फर्स्ट, C1 के बदले में 1 तो नहीं लिखेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हो गया। अच्छा सेकेंड वाले में सी ये डब्ल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। थर्ड केस में कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बेटा समझ में आ रहा है क्या? फिर वैल्यू क्या रहेगा? फिर वैल्यू रहेगा ओमेगा, फिर वैल्यू रहेगा ओमेगा स्क्वायर, नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा ओमेगा स्क्वायर 1, जो R2 C2 C3 में उतार देना है 1 ओमेगा। सिर्फ हम किसको चेंज किए? C1 को चेंज कर दिए, किसमें? C1 प्लस C2 प्लस C3। अभी ये मिल गया, अगर ये मिल गया तो इसका वैल्यू निकालते हैं, और वी नो दैट, क्या हमको पता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, हमको ये पता है। क्यों? ये फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। ये फॉर्मूला में, ये डिटर्मिनेंट्स में, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जहां पर लिखा हुआ है उसका नाम लिख दो, तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या हो गया? C1 को लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसका वैल्यू कितना है? 0। नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेकेंड 0, नेक्स्ट थर्ड में C1 का वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 3 0 आ गया। फिर आए ओमेगा, फिर है ओमेगा स्क्वायर, फिर है 1, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। हमको प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का सारा एलिमेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। हमको पता है यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट अभी मिला है कौन सा वैल्यू 0 है? C1 का सारा वैल्यू 0 है, तो लिखेंगे आज ऑल वैल्यूज
of C1 as all values of C1 are 0. ऑल वैल्यूज ना करके हम लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर 0. देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा वैल्यू अगर 0 हो जाए, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है? 0. तो लिखेंगे देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0. और लिखेंगे वो जो फॉर्मूला था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्वेश्चन को बता देता हूं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज इक्वल टू 0. ये प्रूव हो गया. समझ में आ गया? दिस इज प्रूव्ड. सो दिस इज आवर आंसर. ये प्रूव हो गया. तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 0. क्वेश्चन में पूछा था इसको प्रूफ करो, हम प्रूफ कर दिए. इसका वैल्यू कितना आया? 0 गया. क्वेश्चन नंबर 2 गया. अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिखो. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. हाँ, इवैल्यूएट क्या दिया हुआ है? एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है. एलिमेंट्स क्या है? a माइनस बी, रो वाइज लिखते हैं, b माइनस सी, c माइनस ए, फिर लिखते हैं b माइनस सी, फिर लिखते हैं c माइनस ए, फिर लिखते हैं a माइनस बी, फिर लिखते हैं c माइनस ए, फिर है a माइनस बी, फिर है b माइनस सी. इसका वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. इसका वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज. बेटा प्रॉपर्टीज में हमको क्या करने की कोशिश करना चाहिए? प्रॉपर्टीज में हमको देखना चाहिए कैसे सारा एलिमेंट 0 हो जाता है. समझ में आ गया? या नहीं तो मैक्सिमम एलिमेंट 0 हो जाता है. अगर मैं देखूं यहाँ पर माइनस बी है, यहाँ पर प्लस बी है, अगर ये दोनों को ऐड कर दूंगा बी बी कट जाएगा. अच्छा यहाँ पर माइनस सी है, यहाँ पर प्लस सी है, ये दोनों को ऐड करूंगा तो कट जाएगा. यहाँ पर प्लस ए है, यहाँ पर लास्ट में माइनस ए है. इसका मतलब मैं अगर ये तीनों मतलब क्या है? C1 C2 C3 को ऐड कर लूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 जैसे आ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या? तो अभी देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे. समझ में आएगा? 0 आ गया तो वैल्यू 0 हो जाएगा, उसको दिखा देंगे. तो लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, ए का मतलब डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन को उतारेंगे. क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए. नेक्स्ट है b माइनस सी, नेक्स्ट है c माइनस ए, नेक्स्ट है a माइनस बी, नेक्स्ट है c माइनस ए, नेक्स्ट है a माइनस बी, नेक्स्ट है b माइनस सी. सपोज ये a है. समझ में आ गया? अभी क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे. C1 को चेंज कर देंगे. क्या करेंगे? C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों को मिला देंगे. C1 C2 C3 को मिला देंगे. तो लिखेंगे रिप्लेसिंग C1 with what? C1 plus C2 plus C3. We get क्या मिलता है?
देखते हैं क्या मिलता है। मिलता है a इजिकल टू, लिखो क्या मिलेगा। अच्छा ये a माइनस ए, तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए, हो गया, तीनों प्लस हो गया। नेक्स्ट सेकेंड केस में b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस a माइनस बी। नेक्स्ट थर्ड केस में ये वाला गया C1 का, ये वाला आइटम गया, अभी ये वाला आइटम, ये हो जाएगा क्या, C माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तीनों आइटम को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बाकी जो था वो लिख दूंगा। बाकी कौन था, b माइनस सी, फिर यहाँ था c माइनस ए, यहाँ पर है c माइनस ए, यहाँ पर है a माइनस बी, नेक्स्ट यहाँ पर है a माइनस बी, यहाँ पर है b माइनस सी। अभी क्या करेंगे, अभी देखते हैं कोई कैंसल होता है क्या। देखो ये प्लस a माइनस ए कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल, माइनस सी प्लस सी कैंसल, तो ऊपर क्या रहा, जीरो। नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड में, तो यहां पर देखो प्लस बी माइनस बी कैंसल, प्लस ए माइनस ए कैंसल, प्लस सी माइनस सी कैंसल, तो इसका मतलब ये सब कैंसल हो रहा है, मतलब जीरो आ रहा है। थर्ड केस में देखते हैं प्लस सी माइनस सी कैंसल, माइनस ए प्लस ए कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। इसका वैल्यू कितना आता है, जीरो आता है, तो इजिकल टू लिखेंगे और ए इजिकल टू कितना वैल्यू आया, फर्स्ट में जीरो, सेकेंड में जीरो, थर्ड में जीरो C1 का, फिर बाकी जो था वो लिख देंगे b माइनस सी, सी माइनस ए, यहाँ पर आएगा c माइनस ए, यहाँ पर आएगा a माइनस बी, यहाँ पर है a माइनस बी, यहाँ पर है b माइनस सी। और हमको पता है किसी भी डिटर्मिनेंट्स का सारा एक, किसी भी एक रो का या किसी भी एक कॉलम का अगर सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिखेंगे वी नो दैट, अभी यहाँ पर किसका वैल्यू जीरो हो गया, C1 का वैल्यू जीरो है सारा एलिमेंट्स, तो लिखेंगे और वी नो दैट ऑल एलिमेंट्स of C1 is equal to 0. Hence, the value of the determinant shall be 0. और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हुआ, ए का वैल्यू आया 0। बेटा बात समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर क्या किए, हम कोशिश करते हैं जैसे कि डिटर्मिनेंट्स का सारा एलिमेंट का क्या आ जाए, जीरो आ जाए या मैक्सिमम जीरो आ जाए। अगर मैक्सिमम जीरो आ जाता है हम इजीली उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो प्रॉपर्टी यूज करके हम ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ था, इसका वैल्यू लास्ट में हम कितना निकाले, इसका वैल्यू लास्ट में आया 0। क्वेश्चन नंबर 3 ओवर। नेक्स्ट अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं। बेटा लिखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, लिखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, इवैल्यूएट इवैल्यूएट, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, इवैल्यूएट एक दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है बीटा प्लस गामा। बेटा ये वाई नहीं गामा है, और ये दिया हुआ है अल्फा,
और ये दिया है 1। फिर दिया हुआ है गामा प्लस अल्फा, फिर दिया हुआ है बीटा, फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये भी नहीं बीटा, फिर गामा, फिर 1। इसका वैल्यू निकालते हैं। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे बेटा, देखेंगे पहले अगर क्या कर सकते हैं हमको, अगर सी, ये देखिए हमारा ये C1 है, ये C2 है, समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं C1 और C2 को ऐड कर दूं, फर्स्ट केस में कितना आएगा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। फिर सेकेंड केस में अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। थर्ड केस में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, गामा मिला दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा। इसका मतलब तीनों जगह पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसा आ सकता है। अगर मैं क्या करूं, रिप्लेस कर दूं C1 को किसमें, C1 प्लस C2 में, तो लिखेंगे रिप्लेसिंग C1 with C1 plus C2 we get, क्या मिलेगा? सपोज ये डिटर्मिनेंट्स को हम A बोले, A का वैल्यू ये था, तो क्या मिलेगा, A इजिकल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में हो जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर सेकेंड केस में C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड केस में C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C1 का वैल्यू हो जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। फिर बाकी जो था वो लिखेंगे, बाकी क्या था, फर्स्ट केस में था रो 1 में अल्फा 1, रो 2 में था बीटा 1, रो 3 में था गामा 1। अभी ये डिटर्मिनेंट्स जो नया आया उसका तो 3 है, C1 C2 C3, इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है क्या? हाँ सर, कोई रो या कोई कॉलम से कुछ कॉलम कॉमन जा सकता है क्या? हाँ सर, C1 कॉलम से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन जा सकता है, तो लिखेंगे टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम C1 वी गेट, C1 से इसको कॉमन लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन लिए, हमको क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलेगा। तो मिलता है A इजिकल टू क्या हो जाएगा, A इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाँ कॉमन चला गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या बचता है, देखते हैं बचता क्या है। फर्स्ट केस में C1 में ये बचेगा 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चला गया है। सेकेंड केस में ये बचेगा 1, थर्ड केस में C1 में बचेगा 1, तो C1 का हो गया। C2 लिखिए, C2 में C1 से कॉमन गया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। बाकी C2 C3 जो था वो लिख देंगे। C2 कितना था सर, C2 में था अल्फा और ये है 1, नेक्स्ट था बीटा और ये है 1, नेक्स्ट था गामा और ये है 1। समझ में आ रहा है क्या? अभी ये जो डिटर्मिनेंट्स है इसका देखो, C1 में क्या क्या है, 1 1 1, C3 में क्या क्या है, 1 1 1। हमको पता है अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम का वैल्यू जीरो हो जाए, सेम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो लिखेंगे वी नो दैट in this case C1 is equal to C3, two columns are identical, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, hence the value of determinant is equal to 0।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी हम अगर ए का वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू ये डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू, कौन सा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये C1 C2 C3 का, ये पूरा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना है, ये पूरा डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 है, अभी निकालें तो समथिंग इनटू 0 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आया, 0 आया। दिस इज आवर आंसर। बेटा समझ में आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किए, C1 और C2 को ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कॉमन ले लिए तो 1 1 1 आ गया, दोनों कॉलम सेम हो गया और इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 ओवर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेटा लिखो क्वेश्चन नंबर 5। लिखो यूजिंग दी क्वेश्चन नंबर 5 लिखो यूजिंग दी properties of the determinant find value, किसका दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 4, फिर लिखा हुआ है 2 3 7, फिर लिखा हुआ है 3 4 10। इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को उतार देंगे, फिर देखेंगे इसमें क्या किया जा सकता है और वैल्यू क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो जब भी प्रॉपर्टीज पूछे हमको कोशिश क्या करना चाहिए, मैक्सिमम 0 कैसे आ जाए, तो मैक्सिमम 0 आ जाएगा तो हमारा हाथ में प्रॉब्लम आ जाएगा, हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट सॉल्यूशन, लिखिए लेट अल्फा इज इक्वल टू, आप ए भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा लिखते हैं। अल्फा कितना दिया हुआ है, 1 2 4, नेक्स्ट लिखा हुआ है 2 3 7, नेक्स्ट लिखा हुआ है कितना 3 4 10। दिस इज द केस। बेटा अगर देखिए यहां पर कितना कॉलम है, कितना कॉलम है, C1 C2 C3। अब देखिए मैं अगर C3 को C2 में माइनस करता हूं, कितना बचेगा, 4 माइनस 2 2, फिर 2 को 1 में माइनस करता हूं, कितना बचेगा 1। इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं C3 से C2 को माइनस कर दूंगा, फिर जो आएगा उसमें से C1 को माइनस करूंगा, देखता हूं क्या होता है, फिर अगर क्वेश्चन होता है तो समझ में आ जाएगा मेरे को। अच्छा C3 4 था, 4 में से 2 गया तो कितना होता है 4 माइनस 2 माइनस 1, कितना मिल जाएगा मेरे को, 4 माइनस 2 2 2 माइनस 1 1। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर सेकेंड केस में कितना मिलता है, 7 माइनस 3 माइनस 2, कितना मिलता है, ये रफ में कर रहा हूं, 7 माइनस 3 माइनस 2, 7 माइनस 3 कितना होता है, 7 माइनस 3 सर 4, 4 माइनस 2 2। अच्छा लास्ट केस में कितना मिलेगा, 10 माइनस 4 माइनस 3, 10 माइनस 4 होता है 6, 6 माइनस 3 3,
इसका मतलब मेरे को मिल जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 भी C1 में है, तो क्या हो जाएगा, 2 रो सेम हो जाएगा, ये 2 कॉलम सेम हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। मेरे को रॉफ में पता चल गया कैसे करना है। अभी मैं इसको फेयर में करूंगा। समझ में आ रहा है? ये मेरा रॉफ वर्क है। ओके, नॉट टू बी रिटन, इसको लिखेंगे नहीं, नॉट टू बी रिटन। तो क्या करेंगे, हमको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट C1 C2 C3। अभी क्या करेंगे, रिप्लेसिंग C3 विथ, किसको रिप्लेस करेंगे, C3 को रिप्लेस करेंगे किससे, C3 माइनस C2 माइनस C1, वी विल गेट, हमको क्या मिलता है देखते हैं। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट C1 में तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, C1 में 1 2 3, अच्छा C2 में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है 2 3 4, लेकिन C3 रिप्लेस हो जाएगा, नया C3 क्या बन जाएगा, C3 माइनस C2 माइनस C1, कितना बनता है 1। अच्छा, नेक्स्ट सेकेंड केस में कितना बनेगा 2, थर्ड केस में कितना बनेगा 3, ये हो जाएगा अल्फा इजिकल टू। अच्छा, इस केस में देखो नया C1 C2 C3 में कौन कौन सा सेम है, C1 इजिकल टू C3, तो लिखेंगे आज all elements of C1 is identical with all elements of C3, the value of the determinant will be 0। तो क्या लिखेंगे, therefore इस केस में अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्यों, बिकॉज कौन सा इक्वल है, C1 इक्वल्स टू C3, C1 C3 इक्वल है, इसलिए ये जो डिटर्मिनेंट्स था उसका वैल्यू कितना हो गया 0। दिस इज आवर आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कैसे प्रॉपर्टी यूज करके एक डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। अभी और एक प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। लिखो क्वेश्चन नंबर 6। हेडिंग करो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, लिखो, फिर बाद में पढ़ेंगे उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग कीजिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, विदाउट एक्सपैंडिंग prove that one by A plus 1 by B plus 1 by C plus 1 is a factor of what, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 प्लस A, फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 1, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 1 1 प्लस B और दिया हुआ है 1।
फिर दिया हुआ है 1, फिर दिया हुआ है 1, फिर यह दिया हुआ है 1 प्लस सी। बेटा पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट एक्सपांडिंग, एक्सपांड ना करके, एक्सपांड ना करके मतलब प्रॉपर्टी यूज करके, प्रूफ दैट ये पर्टिकुलर चीज कौन सा 1/a 1/b 1/c प्लस 1 इज ए फैक्टर। पहले फैक्टर का मतलब क्या समझते हैं। अगर मेरे पास 8 है, मैं लिख सकता हूं 8 इजिकल टू कितना 2 इंटू 4। तो यहां पर 4 एक फैक्टर है, 2 एक फैक्टर है किसका 8 का। इसका मतलब हमको प्रूव करना है क्या 1 प्लस है, ये जो डिटर्मिनेंट में एक फैक्टर ये है। समझ में आ रहा है क्या। तो अभी लिखेंगे इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, पहले उतारो। लेट डिटर्मिनेंट a इजिकल टू, इसको लिखेंगे 1 प्लस a 1 1। नेक्स्ट लिखा हुआ है 1 1 प्लस b फिर 1। नेक्स्ट चाहिए क्या 1 1 1 प्लस सी। ये समझ में आ रहा है क्या। अच्छा, हमको लेकिन चाहिए 1/a। बेटा 1/a कैसे निकलेगा, 1/a 1/b 1/c। ये क्वेश्चन में देखो 1/a चाहिए, 1/b चाहिए, 1/c चाहिए, 1 चाहिए। बेटा अगर मैं फास्ट रो से, देखो फास्ट रो से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, फास्ट रो से R1 से। अगर मैं R1 से ए कॉमन ले लूं, कितना कॉमन ले लूं, ए कॉमन ले लूं। ए अगर कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए बाई ए, ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा 1/a। तो 1/a 1/a मिल गया। फिर R2 से अगर मैं b कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/b, ये हो जाएगा 1 प्लस b बाई b, ये हो जाएगा 1/b। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/b 1/b 1 प्लस c बाई, यहाँ पर R3 से मैं अगर C कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा 1/c 1/c, ये हो जाएगा 1 प्लस c/c। समझ में आ रहा है क्या। तो लिखेंगे अभी क्या करेंगे, लिखो लिखो टेकिंग A common from R1, comma B common from R2 and C common from R3, we get that। देखते हैं क्या मिलेगा। तो इसको अभी ए का वैल्यू कितना आता है लिखेंगे, क्या आता है a इजिकल टू कितना हो जाएगा, a से क्या कॉमन गया है R1 से a, R2 से b, R3 से c, ये तीनों कॉमन गए हैं। बाकी जो बचता है देखते हैं। अच्छा फर्स्ट में से a कॉमन गया है तो ये हो जाएगा 1/a प्लस a/a, a/a 1 प्लस a/a रहेगा। अभी यहाँ पर एक रॉफ में देखो रे 1 प्लस a/a, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू 1/a प्लस a/a, a/a इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/a। ये अगर समझ में आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये रॉफ में। ठीक है, तो इसका मतलब a इसमें से कॉमन चला गया है, R1 में से a चला गया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस a/a। 1 प्लस a/a का मतलब क्या है 1 प्लस 1/a। फिर 1 में से a कॉमन चला गया, ये हो जाएगा 1/a। फिर ये 1 में से a चला गया, ये हो जाएगा 1/a।
सेकंड बी, इसमें से बी गया है, R2 से बी गया है कॉमन, R1 से ए गया, R2 से बी गया, बी कॉमन गया है तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1/b। अच्छा ये बचेगा 1 + 1/b और ये हो जाएगा 1/b। फिर थर्ड केस, फर्स्ट वाला हो जाएगा 1/c, सेकेंड वाला हो जाएगा 1/c, ये थर्ड वाला हो जाएगा 1 + 1/c। अच्छा हमको लेकिन चाहिए 1/a + 1/b + 1/c + 1, तो क्या करना चाहिए, अभी देखो C1 है, C2 है, C3 है, अगर मैं C1 C2 C3 को मिला दूं तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे रिप्लेसिंग C1 with what, C1 + C2 + C3, what we will get, A = A into B into C = ABC होल इंटू, फर्स्ट केस में कितना आएगा, फर्स्ट केस में आएगा, नहीं ये गलत हो गया, क्यों गलत हुआ, मेरे को चाहिए 1/a + 1/b + 1/c, तो मेरे को C1 मिला दूंगा तो नहीं मिलता है, मैं अगर देखिए R1 को रिप्लेस कर देता हूं किसके साथ, C1 को रिप्लेस करने से मेरा फायदा नहीं हो रहा है, मेरे को किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, R1 को, R1 को रिप्लेस कर देता हूं R1 + R2 + R3, तो क्या होता है देखते हैं। मेरा R1 ये था, R1 को रिप्लेस करता हूं R1 + R2 + R3, देखता हूं क्या होता है, ठीक है, तो देखते हैं, तो क्या करेंगे, ये गलत हो गया है, इसको चेंज करते हैं, लिखते हैं रिप्लेसिंग R1 R1 को चेंज कर दिया, क्या कर दिया, R1 + R2 + R3, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो लिखेंगे R1 + R2 + R3 कर लेते हैं, तो कितना मिलता है थोड़ा देखते हैं। तो कितना आता है बेटा, तो ये हो जाएगा R1 का फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसको क्या करेंगे, इसके साथ सेकेंड वाला के साथ थर्ड वाला के साथ ऐड कर देंगे, तो कितना मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा 1 + 1/a + 1/b ऐड हो जाएगा, 1/b + 1/c, फिर बाकी ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट का, सेकेंड एलिमेंट R1 = सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये भी ये 1/a 1 + 1/b 1 + 1/c, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाता है, देखो 1/a + 1/b + 1/c, फिर यहाँ पर कितना हो गया, थर्ड वाला भी वही हो जाएगा, थर्ड वाला को हो जाएगा एलिमेंट 1 + 1/a + 1/b + 1/c, फिर बाकी जो था वो लिख देंगे, बाकी क्या था, बाकी था 1/b, बाकी यहाँ पर कितना था 1 + 1/b, फिर इसमें कितना था 1/b, फिर थर्ड में 1/c, तो इसमें 1/c, नेक्स्ट में 1 + 1/c, समझ में आ रहा है क्या, तो दिस इज क्या किए, ये काम किए, R1 को रिप्लेस कर दिए किसके साथ, R1 + R2 + R3, तो R1 को क्या किए, जो R1 था, R1 का हर एलिमेंट को R1 के साथ R2 को प्लस कर दिया, R3 को प्लस कर दिया। अच्छा अभी ये जो एलिमेंट मिल रहा है इससे कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ सर कॉमन जा सकता है, कहां से कॉमन जा सकता है सर, R1 से कॉमन जा सकता है, R1 से क्या कॉमन जाएगा देखेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लिखो यहां पर टेकिंग 1 + 1/a + 1/b
plus 1 by c common from R1 we get कितना हो जाएगा वैल्यू। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू ए बी सी इंटू क्या हो जाएगा, कॉमन लिया जाएगा, ये कौन सा कॉमन होगा, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इंटू इंटू कितना हो जाएगा देखते हैं, इंटू हाँ बेटा इंटू कितना करेंगे, अभी डिटर्मिनेंट्स को लिखते हैं, क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है। अच्छा, ये एक डिटर्मिनेंट्स था, इसमें से ये वाला कॉमन चला गया, तो कॉमन गया तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, R1 का सेकेंड आइटम ये था 1 प्लस, इसमें 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ये कॉमन चला गया तो ये हो जाएगा 1। ये थर्ड आइटम 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी कॉमन चला गया, रहेगा 1। तीनों 1 1 हो गए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1 बाई बी। नेक्स्ट इसमें है 1 प्लस 1 बाई बी, नेक्स्ट है 1 बाई बी। थर्ड में 1 बाई सी, ये है 1 बाई सी, और ये है 1 प्लस 1 बाई सी। दिस इज आवर आंसर। लेकिन हमको आंसर में एक चीज मिल गया, हमको ऐसा मिल गया, सपोज 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8। इसका मतलब 16 का 2 एक फैक्टर है, 1 एक फैक्टर है, 8 एक फैक्टर है। डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए 1 प्लस बी बाई 1 प्लस 1 बाई सी, ये एक है और ये डिटर्मिनेंट एक है। तो यहाँ पर तीन चीज मिल गया, तो ये तीनों एक एक फैक्टर है। ए बी सी जे फैक्टर, ये एक फैक्टर, ये एक फैक्टर, तो तीनों फैक्टर हमको प्रूव करना था। 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी एक फैक्टर है, तो लिखेंगे देयरफॉर, इसको मिटा दिया बेटा, तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हो गया, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ था उसका एक फैक्टर ये है। बेटा समझ में आ रहा है क्या। तो हम लोग क्या किए, हम लोग डिस्कस किए कैसे ये एक फैक्टर है, क्लियर। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर आपका 6। अभी एग्जाम्पल 7 करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। बेटा अभी लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, देखो एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रूव दैट, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी, फिर दिया हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर दिया हुआ है सी स्क्वायर।
इज इक्वल टू a माइनस बी होल इंटू बी माइनस सी होल इंटू सी माइनस ए। बेटा ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनो। इस तरह का क्वेश्चन में हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कैसे दो जीरो एटलीस्ट मिल जाए। दो जीरो मतलब हम ये है, ये डिटरमिनेंट से देखो C1 C2 C3 हमको कितना जीरो चाहिए, दो जीरो। बेटा C1 से C2 को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। और क्या करेंगे, C2 को C3 से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमको क्या चाहिए, मिनिमम हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम जीरो। क्या पाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम जीरो मिल जाए तो हमको कोशिश हो जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम दो जीरो हो जाएगा तो एटलीस्ट टू जीरो। एटलीस्ट कितना जीरो, टू जीरो, दो जीरो। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर सॉल्यूशन। लिखो लेट ए इज इक्वल टू कौन सा है, डिटरमिनेंट उतारो 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अभी हमको दो जीरो चाहिए तो क्या करेंगे, C1 को माइनस कर देंगे C2 से, C2 को माइनस कर देंगे C3 से। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग C1 with C1 minus C2 and C2 with C2 minus C3, दो रिप्लेसमेंट किए, वी गेट क्या मिलेगा हमको, डिटरमिनेंट A इजिकल टू कितना आएगा, देखो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो। फिर A माइनस बी, ए माइनस बी, फिर यहां पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस विल बी न्यू C1। अच्छा न्यू C2 भी चेंज किए हैं, न्यू C2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। फिर B माइनस सी, बी माइनस सी आ जाएगा। फिर आ जाएगा ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर आएगा 1 सी सी स्क्वायर। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अच्छा अभी कुछ कॉमन जा सकता है क्या, समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो C1 से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, C2 से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, या C3 से कुछ कॉमन जा सकता है क्या? देखेंगे, अगर जा सकता है तो ले लेंगे। तो फर्स्ट कोशिश करेंगे किससे कुछ कॉमन जा सकता है क्या। तो देखेंगे फर्स्ट सपोज हमको C1 से कॉमन लेना है। बेटा C1 से कॉमन लेना है तो क्या कॉमन जा सकता है, बेटा हमको पता है C1 का जीरो लिखा हुआ है। जीरो का मतलब जीरो इंटू ए माइनस बी भी हो सकता है, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें भी ए माइनस बी है। अच्छा इसमें भी ए माइनस बी है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी ए माइनस बी है, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो इसमें C1 से हमको ए माइनस बी कॉमन जा सकता है। तो लिखेंगे टेकिंग a minus b common from C1, what we will get, we will get डिटरमिनेंट a कितना हो जाएगा, a माइनस बी चला गया, a माइनस बी मतलब जीरो वाला कितना हो गया, जीरो वाला जीरो रहेगा, क्योंकि a माइनस बी कॉमन चला गया है। तो लिखेंगे a इजिकल टू डिटरमिनेंट a इजिकल टू कॉमन वाला नहीं लिखा हूं, लिखते हैं डिटरमिनेंट a इजिकल टू कितना हो गया, a माइनस बी होल इंटू, हाँ क्या हो गया, फर्स्ट वाला में जीरो में जीरो रहा। अच्छा सेकंड में a माइनस बी था, a माइनस बी चला गया तो 1 रहा। अच्छा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, a माइनस बी चला गया तो रहा a प्लस बी। बेटा समझ में आ रहा है क्या? अच्छा नेक्स्ट सेकंड केस में एंड, और क्या कॉमन लेंगे, C2 से कुछ कॉमन जा सकता है क्या, हाँ जीरो, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी माइनस सी कॉमन जा सकता है, एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C2।
तो इसमें से b माइनस सी कॉमन जाएगा, तो a माइनस बी तो गया था, फिर b माइनस सी भी गया, तो वैल्यू कितना आएगा देखते हैं। अच्छा 0 था, b माइनस सी गया तो 0 ही रहेगा। अच्छा b माइनस सी था, b माइनस सी गया 1 रहेगा। नेक्स्ट b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था, b माइनस सी गया, b प्लस सी रहेगा। कोई डाउट है क्या? फिर बाकी वाला हो जाएगा 1 सी स्क्वायर। अभी ये वाला डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ गया। अभी इसका वैल्यू को एक्सपैंड कर देंगे। कौन सा वैल्यू को? ये 1 का वैल्यू को एक्सपैंड कर देंगे तो हो जाएगा। 1 का मतलब कौन सा? R1 का वैल्यू को एक्सपैंड कर देंगे। सो लिखेंगे एक्सपैंडिंग द वैल्यू ऑफ R1। देखो expanding the value of R1 we get, क्या है? a का वैल्यू कितना आता है? a का वैल्यू है सर a माइनस बी। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू b माइनस सी। अभी R1 का वैल्यू निकालेंगे। बेटा R1 का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अगर इस ये एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे, a11 का वैल्यू निकालेंगे, उसका वैल्यू भी 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग वो है। अच्छा a12 का वैल्यू निकालेंगे, उसका वैल्यू भी 0 आएगा। सिर्फ a13 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा। a13 का वैल्यू कैसे निकलेगा? पहले a13 का पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन सर प्लस है, क्योंकि 13 मतलब क्या है? 1 + 3 प्लस, तो प्लस कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। फिर उसके जो रो में है उसको काटो, जो कॉलम में है उसको काटो। सर रो में है कट गया, कॉलम में है कट गया। रो में क्या है? रो में सर ये वाला चीज है, कट गया, ठीक है। और कॉलम में सर ये वाला चीज है, कट गया। जो बचता है लिख लेते हैं। क्या बचता है सर? देखने से पता चलता है 1 1 a प्लस बी और b प्लस सी बचता है। अभी इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट हमारा इजीली निकल जाएगा। अभी देखते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं कैसे होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? तो लिखेंगे a इजिकल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू, इसका वैल्यू निकालते हैं 1 इंटू समथिंग, तो वही से होगा। तो इसका जो हम एक्सपेंशन पढ़े थे 1 इंटू बी प्लस सी, 1 इंटू बी प्लस सी होगा बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी इंटू 1, ए प्लस बी इंटू 1 होगा ए प्लस बी। तो और ए का वैल्यू कितना आया? ए का वैल्यू आया ए माइनस बी, फिर आया बी माइनस सी, फिर आया, इसको सॉल्व करते हैं, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ओके, तो यहां पर कैंसिल हो गया बी प्लस बी माइनस बी, बच रहा है सी माइनस ए। और डिटर्मिनेंट ए इजिकल टू ए माइनस बी होल इनटू बी माइनस सी होल इनटू सी माइनस ए। क्वेश्चन में तो यही पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा था? तो सो दैट ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है कितना है? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। हमको भी मिल गया है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना? a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये प्रूफ हो गया। तो ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव्ड। ये हमारा आंसर है। बेटा इस केस में क्या किए? इस केस में 2 0 निकालने की कोशिश की। 2 0 निकाला, फिर कॉमन ले लिया, फिर कोई चीज बाकी जो आइटम बचा उसका वैल्यू को एक्सपेंड कर दिया, और वैल्यू ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ गया। ओके तो आज के क्लास में हम क्या पढ़े? आज के क्लास में हम पढ़े कैसे प्रॉपर्टी को यूज करके डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं।
प्रॉपर्टी को हमको यूज करना है और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर्टी मीन्स रूल्स रेगुलेशन, ये रूल्स रेगुलेशंस यूज करके हम डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाले। तो समरी आज के क्लास का क्या रहा? समरी यही रहा, हमको ढूंढना है किस किस रो को ऐड करेंगे, किस किस कॉलम को माइनस करेंगे, तो दैट वी विल गेट maximum 0 in the element, get maximum 0 in the determinant। मैक्सिमम 0 ढूंढेंगे, मैक्सिमम 0 मिल गया, उस हिसाब से हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। we have to take common from either row, any row or any column। Next we can what, we can add or subtract any row और any column। ये करके हमको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है क्या? With this I conclude my class। So let me first repeat before concluding, if you have not subscribed my channel, kindly subscribe my channel। My channel is YouTube Commerce Forum। Once you subscribe this channel, kindly press bell icon and like button if you like my classes, okay? And if you have any doubt, you can contact me in my email ID। My email ID is biswamishra, biswomishra @gmail.com। Thank you for watching my video। Thank you all। Okay, thank you, have a nice day।